हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे आपके फैमिली एंड कम्युनिटी वाले पेपर पे, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बता दिया था कि कौन कौन से उसके पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसमें मैं आपको सारे पॉइंट का रिवीजन नहीं करवाने वाली हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर सब यूनिट करवाने वाली हूँ। मैं इसमें जो मुझे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रीवियस ईयर को देखकर ही ये सारे क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये सारे करवाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से भरोसे के साथ आप देखिएगा। आप देखेंगे, अगर आप एग्ज़ाम देकर आएँगे, आपको लगेगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस वीडियोज़ के अलावा। ठीक है? आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहेंगे। बाकी मेरे द्वारा बताए गए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इन पर भी जो है वो फ़ोकस करेंगे। तो जो पॉइंट मैं आपको करवाने वाली हूँ वो यही सारे पॉइंट होंगे। जैसे यूनिट 1 में मैं आपको कुछ 3 से 4 पॉइंट करवाने वाली हूँ। यूनिट 2 में भी मैं आपको 2 पॉइंट करवा दूँगी। बाकी यूनिट 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूनिट 3 हम कंप्लीटली पढ़ रहे होंगे। उसके बाद यूनिट 4 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1-2 पॉइंट को छोड़ दें तो लगभग आपका यूनिट 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। और यूनिट 5 के 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 5 के ये 3 टॉपिक हम आपके साथ करवा रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये सारे पॉइंट हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद जो है वो यहाँ से मिलने वाली है। और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट जो भी अपडेटेड रहती है वो चैनल पर आपको समय से पहले जो है वो मिल जाती है। अब हम बात कर रहे होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा सिलेबस है, उस सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले फैमिली एंड कम्युनिटी के यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। परिवार किसे कहते हैं, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो चीज़ें आप पढ़ेंगे। आप जानते हैं परिवार क्या होता है। परिवार एक लोगों का एक समूह होता है, लेकिन वो एक सीमित लोगों का समूह होता है जो जन्म की प्रथा से मतलब जन्म से, विवाह से या गोद लेने जैसी जो प्रथाएं होती हैं उनसे जो लोगों का एक समूह बनता है। मतलब कि ऐसे लोगों का समूह जो या तो जन्म से आपके साथ मतलब जन्म से जुड़े हों, जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो या तो जन्म से जुड़े हों या फिर जो है वो गोद लेने जैसी प्रथाओं से किसी को परिवार में एंट्री मतलब उस समूह में अगर शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर विवाह जो संबंध होता है उस विवाह संबंध के माध्यम से अगर किसी को उस समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो यही जो समूह होता है, जो ये सीमित लोगों का समूह होता है, यही क्या करता है, एक परिवार का निर्माण करता है। तो परिवार क्या है? परिवार एक जन्म, विवाह, गोद लेने जैसी प्रथाओं से संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, और ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को जो है वो एक परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर कोई जन्म से, गोद लेने की प्रथाओं से, विवाह संबंध से उस समूह का हिस्सा है, तो वो सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हम उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक आपके सिलेबस में परिभाषा दी गई है मैकाइबर एवं पेज के अनुसार, तो आप उस परिभाषा को ज़रूर पढ़ लेंगे। बात वही ये भी कहते हैं, बट जो परिभाषाएं जैसे अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टाइप में लिखने को देता है तो वो परिभाषा आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, मैकाइबर एवं पेज के अनुसार जो आपके सिलेबस में परिभाषाएँ दी गई हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद है परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में हमें जानना है। तो परिवार का संबंध जो है वो चाहे सभ्य समाजों से या दो आदिम समाजों से, सभी परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। जितनी भी विशेषताएं आप पढ़ेंगे वो सारे सभ्य परिवार की विशेषताएं होंगी। ठीक है, मतलब एक ऐसा परिवार जो कि समाज में प्रतिष्ठित है, उस सभी परिवार की विशेषताएं यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो सामान्य परिवार की जो विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होती है, सर्वव्यापकता होती है कि जो सभी सामाजिक संस्थाओं तथा समितियों में परिवार सबसे अधिक सर्वव्यापी होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी सामुदायिक संगठन या किसी भी जगह जा रहे हैं, तो वो कहीं किसी भी समिति में आपको वो परिवार जो है वो हर जगह देखने को मिल जाएगा। मतलब परिवार जो है वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह आपको देखने को मिलता है। इसका कारण है कि सामाजिक विकास के सभी स्तरों में परिवार जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले परिवार की जो सर्वव्यापकता का कारण है, इसके द्वारा व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।
ये जो अलग-अलग जगह पर आपको परिवार के रूप में ये जो समूह देखने को मिलता है, इनकी ये समूह की सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम सभी की अपनी कुछ निजी ज़रूरतें होती हैं। मतलब हम सभी की अपनी कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, जिन ज़रूरतें की पूर्ति के लिए हम एक परिवार के सदस्य के रूप में नामित होते हैं। जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें अपनी मतलब तकलीफ़ों के लिए एक ऐसा लोगों का एक ऐसा समूह चाहिए जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। ठीक है? हमें अपनी भूख प्यास के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर हम उस भूख प्यास को जो है वो मिटा सकें, अपनी थकावट को दूर कर सकें। इस तरह का एक हमें लोगों का समूह चाहिए। तो इसी लोगों के समूह के लिए मतलब अपनी ही निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति क्या होता है, एक परिवार के सदस्य के रूप में चिन्हित होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे यौन संबंध हो गया, सांत्वन उत्पादन का जो गुण हो गया या शारीरिक रक्षा हो गया, इन सभी कुछ मौलिक आवश्यकताएँ होती हैं जो जिसके लिए हम एक परिवार के सदस्य के रूप में जो है वो बनते हैं। दूसरी ओर परिवार के सांस्कृतिक, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक और सामाजिक कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि परिवार क्या है, एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद परिवार की विशेषताएँ होती हैं, एक सामान्य परिवार की विशेषताएँ होती हैं, एक सभ्य परिवार की विशेषता होती है। उसमें भावनात्मक आधार पाया जाता है कि जितने भी मेंबर्स उस फैमिली में होते हैं, वो सब एक-दूसरे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य जो हैं, वो भावनात्मक आधार के साथ एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब इमोशनल जो कनेक्टिविटी है, वो परिवार में आपको देखने को मिलती है। और जिनके कारण परिवार के सदस्यों में परस्पर स्नेह और सहयोग की जो भावना है उनको प्रोत्साहन मिलता है और इसी के फलस्वरूप परिवार में जो शांति और सद्भावना का जो केंद्र है वो बन जाता है। कोई ऐसा परिवार है जिनके परिवार के आपस के लोगों के बीच में जो है वो अच्छी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है या फिर वो एक दूसरे को प्यार और सहयोग देने में असमर्थ हैं, तो वो एक सामान्य परिवार की विशेषताएं नहीं कही जाएंगी। सामान्य परिवार की विशेषता होती है कि परिवार में जितने भी मतलब उस समूह में, जो कि एक परिवार का समूह है, उस समूह में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन के साथ साथ प्यार दुलार ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर प्रदान करते हैं। तो परिवार और इससे क्या होता है, शांति और सद्भाव का जो केंद्र होता है वो परिवार बन जाता है। परिवार में रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे पर जो है वो रचनात्मक प्रभाव डालते हैं। रचनात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि परिवार अपने सदस्यों से उन्हीं व्यवहारों की आशा करता है जो सामाजिक रूप से सहयोगपूर्ण होते हैं। जैसे हम एक समूह का हिस्सा है, मान लीजिए वो मतलब एक समूह का हम हिस्सा है, वो समूह क्या है, हमारा परिवार है। तो वो परिवार हमसे कुछ ऐसे नॉर्म्स की आशा करता है जो सामाजिक है, जो समाज के मतलब समाज के अनुकूल है। ठीक है, तो समाज का मतलब परिवार में एक रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चे पर क्या पड़ता है, माता पिता का या परिवार के अन्य सदस्यों का उसके ऊपर अस्थायी प्रभाव पड़ता है, लेकिन विकास में परिवार के इस क्रियात्मक प्रभाव को भूला नहीं जा सकता। मतलब जो परिवार होता है वो अपने परिवार के सदस्यों से क्या आशा करता है कि वो जितने भी सदस्य उसके मतलब जितने भी सदस्य उस परिवार के हिस्सा हैं वो सब कैसे समाज के अनुकूल अपने आप को ढाले। लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि परिवार बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के विकास के ऊपर जो फैमिली होती है, फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन सामाजिकता के हिसाब से चले, मतलब बच्चे जो हैं वो सामाजिकता के हिसाब से चलें या परिवार के जितने सदस्य हैं वो समाज के अनुकूल चलें, ऐसा परिवार जो है वो आपका चाहता है। उसके बाद परिवार एक सीमित संस्थान, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि परिवार जो होता है वो एक सीमित लोगों का समूह होता है। मतलब उसमें कोई भी आकर के शामिल नहीं हो सकता, उसकी व्यापकता बहुत बड़ी नहीं होती है, एक छोटे से क्षेत्र में जो है वो फैला होता है। तो परिवार की एक विशेषता होती है कि ये इसका आकार जो होता है, ठीक है, मतलब इसमें लोगों के समूह, लोगों की जो संख्याएँ होती हैं वो सीमित होती हैं। और भारत में परिवार का रूप यद्यपि कुछ समय पहले बहुत विस्तृत था, लेकिन अभी जो है वो ज़्यादातर एकल परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। संयुक्त परिवार पहले होता था, अभी संयुक्त परिवार हमारे भारत में जो है वो कम देखने को मिलता है। शहरों में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, गाँव में फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो परिवार एक सीमित लोगों का समूह होता है। और यहाँ पर पहले भारत में देखने को मिलता था कि बहुत बड़े परिवार हैं, बहुत मतलब परिवार में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बट अभी अभी अगर हम इस दौर की बात करते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो लोगों की संख्या में, परिवार के सदस्यों की संख्या में आपको कमी देखने को मिलेगी और लोग ज़्यादा संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ मूव कर रहे हैं।
सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति होती है। परिवार जो होता है पूरी समाज की एक केंद्र धुरी होता है, ठीक है। मतलब पूरे जो हमारा समाज होता है उस समाज में परिवार एक केंद्र की धुरी की तरह, मतलब उस धुरी की तरह काम करता है। जिस प्रकार सभी वस्तुओं व स्थानों में केंद्रीय भाग का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार हमारे समाज में जो परिवार है, जो फैमिलीज होती है, उनका एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमारे पूरे समाज की जो केंद्र धुरी होती है वो परिवार होती है। और केंद्रीय धुरी होने के कारण ही इसका सामाजिक संगठन में जो है वो विशेष महत्व होता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व होता है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी अपने परिवार के प्रति जो है एक अपने माता पिता के प्रति एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने भाई बहनों के प्रति एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में होगा कि हाँ, हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार की, मतलब अपने जो हमारे पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनका बेहतर निर्वहन करेंगे, या हमारे छोटे भाई बहन के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं हम उनका निर्वहन करेंगे। तो आपके ऊपर अलग अलग तरह से बहुत सारे दायित्व होते हैं। तो ऐसे ही परिवार के जितने सदस्य होते हैं ना, उन सभी के असीमित दायित्व होते हैं उन अपने परिवार के जो अलग अलग सदस्य होते हैं उनके प्रति, ठीक है। तो उनके प्रति अलग अलग कर्तव्य हैं आपके, जो आपको पूरा करना है। मतलब एक सदस्य के रूप में जब हम परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं तो हमारे ऊपर उस समूह के हर एक सदस्य के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण। परिवार जो है वो पारिवारिक जो नियम होते हैं वो समाज में नियंत्रण स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर परिवार अपने हिसाब से एक नियम कानून अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर रखता है, और वो नियम कानून क्या करते हैं, एक बेहतर समाज के निर्माण में जो है वो मदद करते हैं। परिवार व्यक्ति पर पग पर अपने नियंत्रण रखता है। मतलब परिवार के सदस्य जो होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो पूरी तरह से अपने परिवार के पे जो है वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंधों, शिष्टाचार, व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म और शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में परिवार का नियंत्रण द्वारा व्यक्ति का जीवन जो होता है वो नियमित हो जाता है। कि हर क्षेत्र में आपको परिवार के नियम कानून आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये नियम कानून ही हमें मजबूत बनाने का काम करते हैं। हमें आगे अपने जीवन में किस प्रकार से समायोजन करना है, उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। तो परिवार जो होता है वो ना तो एक ऐसा अस्थाई संस्थान ही है, ना तो ये पूरी तरह से अस्थाई ही होता है। परिवार को लगभग अस्थाई संस्थान माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से अस्थाई नहीं होता है। जैसे विवाह संबंध, अगर विवाह संबंध के माध्यम से कोई जुड़ा हुआ है तो वो अस्थाई रूप से वहाँ पर उस परिवार के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए उस परिवार के सदस्य हो जाएंगे। संबंध विच्छेद हो जाने पर, जैसे मान लीजिए तलाक हो जाता है, तो वो उस परिवार के अस्थाई सदस्य के रूप में जो पहले परिणित थे, अब वो वहाँ से क्या करते हैं कि वो अस्थाई सदस्य नहीं होते हैं। तो परिवार पूरी तरह से अस्थाई नहीं होता है, लेकिन ये लगभग परिवार को अस्थाई संस्था के रूप में माना जाता है। अगर संबंध विच्छेद के द्वारा कोई अलग हो जाता है तो वो परिवार के सदस्य के रूप में फिर काउंट नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछता है कि क्या परिवार, या फिर आपको स्टेटमेंट दे देता है कि परिवार एक अस्थाई संस्था है, तो फिर आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि परिवार पूरी, अगर वो कहता है कि परिवार एक केवल अस्थाई संस्था होती है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से परिवार अस्थाई नहीं होता है। आप भी जानते हैं संबंध विच्छेद होते रहते हैं। जैसे दो भाई ही हैं, वो परिवार के सदस्य होते हैं, एक समय बाद उनमें संबंध विच्छेद हो जाता है और दो अलग अलग परिवार वहाँ पर बन जाते हैं। तो परिवार पूरी तरह से अस्थाई नहीं होता है, लेकिन कुछ मायने में परिवार अस्थाई भी देखने को मिलता है। कि ये संबंध विच्छेद इतना आसान नहीं होता है, मतलब तलाक ही हो या फिर कोई भी भाई आपस में दो अलग हो रहे हैं, तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसे पूरी तरह से अस्थाई और पूरी तरह से अस्थाई नहीं मानते हैं। ये परिवार के प्रकार आपको पढ़ने हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार हैं। मैं आपको बस प्रकार जो है वो समझाते चल रहे हैं। आप ये चार्ट याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत ईजिली तरीके से, आसान है बहुत, ये नॉर्मल सी बात है। आप भी एक परिवार के सदस्य के हिस्से होंगे और आपको भी पता होगा कि हाँ, परिवार में किस प्रकार के, आपने अपने समाज में देखा होगा अलग अलग तरह के परिवार, तो वहाँ से कनेक्ट करके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता के आधार पर परिवार देखेंगे। सत्ता का मतलब है कि जो पावर है परिवार में वो किसके हाथ में है। तो पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है मातृसत्तात्मक। हम ये परिवार के जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो भारत में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, भारत में कौन कौन से प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने कंट्री के अंदर कौन कौन से प्रकार के परिवार पाए जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले सत्ता के आधार पर, जैसे भारत में अगर हम देखते हैं तो अधिकतर जितने भी परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। मतलब घर की जो बागडोर होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि परिवार की जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं, या परिवार पर जो नियंत्रण स्थापित करने का मेन काम करते हैं, वो मतलब पिता के द्वारा किया जाता है। तो वो परिवार जहाँ पर पूरा कंट्रोल, पूरी सत्ता जो है वो पिता के हाथ में होती है, उसे हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। और मातृसत्तात्मक होता है जहाँ पर पूरे परिवार को चलाने वाली माँ होती हैं, सारी जिम्मेदारियाँ माँ उठा रही होती हैं, तो ऐसे परिवार को हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। हमारे भारत में अधिकतर पितृसत्तात्मक परिवार ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मातृसत्तात्मक परिवार भी देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिवार में जो है वो पिता नहीं है, तो वहाँ पर माँ ही पूरे परिवार को नियंत्रण करती है, तो इस तरह से वो मातृसत्तात्मक परिवार भी हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति का रोल होता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर पिता जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, और यहाँ जो माँ होती है मतलब पितृसत्तात्मक परिवार में, वो प्रधानमंत्री होते हैं। काम तो दिखता है कि पिता कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो ऑर्डर आ रहा होता है वो माँ के द्वारा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि पितृसत्तात्मक परिवार, सत्ता किसके हाथ में रहेगी? पिता के हाथ में। लेकिन जो वहाँ से रेगुलेट करने का काम करती है, जो नियंत्रण करने का काम करती है, वो माँ कर रही होती है। अधिकतर हमारे भारत में ऐसे ही परिवार देखने को मिलते हैं। उसके बाद वंश के आधार पर होता है, ठीक है, कि मातृवंशी है या पितृवंशी है या उभयवाही है। उभयवाही का मतलब है दोनों प्रकार से। वंश का मतलब है कि किस वंश से परिवार आगे बढ़ रहा है, किस वंश के नाम से परिवार आगे बढ़ रहा है। जैसे क्या होता है कि मातृवंशी परिवार का मतलब है कि अगर माँ का जो वंश है, मतलब जो ननिहाल का वंश है, उस वंश के नाम से जो है आगे पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो उसे हम मातृवंशी कहते हैं। लेकिन अगर पिता के वंश से जो है वो पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो उसे हम पितृवंशी कहेंगे। लेकिन जब दोनों में से किसी के वंश से आगे ना बढ़ रही हो, किसी तीसरे के वंश से आगे बढ़ रही हो वो परिवार, तो उसे हम उभयवाही कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और हमारे भारत में ज़्यादातर पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं। मतलब जो माएँ होती हैं वो अपने नैहर को छोड़ करके वो अपने ससुराल आती हैं, और वहीं से जो पति का वंश होता है उसी से अपने परिवार को आगे बढ़ा रही होती हैं। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर पितृवंशी परिवार ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला है स्थान के आधार पर, ठीक है, कि कहाँ पर रह कर के परिवार को चलाया जा रहा है, स्थान कौन सा है। जैसे पिता के मतलब माँ जो है वो अपने मायकों को छोड़ करके मतलब अपने मायकों को छोड़ करके जो है वो ससुराल में आकर के वहाँ पर रह रही हैं अपने ससुराल में, और वहाँ से परिवार आगे बढ़ रहा है, तो वो पितृस्थानीय है। मातृस्थानीय होता है कि जैसे जो पिता हैं वो अपने ससुराल जाते हैं और ससुराल में ही रहते हैं, तो वो मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है, कि माता का जो मूल स्थान था, जो उनका जन्म स्थान था, उसी स्थान से जो है वो परिवार आगे बढ़ रहा है। नव स्थानीय का मतलब होता है ना तो वो मतलब जो माँ है वो ना तो अपने मायके में रह रही है, ना तो अपने ससुराल में रह रही है, उन लोगों ने कहीं दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर रखा है, अपने परिवार को दूसरी जगह से चला रहे हैं, तो वो नव स्थानीय होता है। जैसे मान लीजिए किसी की जॉब लग जाती है, वो है तो यूपी का, लेकिन मान लीजिए उसकी जॉब जो है वो बिहार लग जाती है। माता पिता दोनों यूपी से हैं, लेकिन जॉब वो बिहार करते हैं, तो अब वो अपने बच्चों को लेकर के पूरी तरह से अपने परिवार को बिहार शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो क्या है, एक नए स्थान पर जाकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इसे हम नव स्थानीय परिवार कहते हैं। विवाह के आधार पर भी परिवार के बहुत सारे आधार बताए गए हैं। उसके बाद है सदस्यों के आधार पर, मतलब सदस्यों की क्या संख्या है। मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यतः परिवार के कितने भाग होते हैं, तो मुख्य रूप से परिवार के 2 ही भाग होते हैं, एक सदस्यों की संख्या के आधार पर, कि एक एकल परिवार होता है, एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार होता है मतलब एकल या एकाकी परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं बेसिकली। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जहाँ पर माता पिता हों, ठीक है, जहाँ पर माता हो मतलब पिता हो, और माता और पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे हों, जिनका विवाह ना हुआ हो, ऐसे बच्चे से जो परिवार निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी परिवार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पेरेंट्स हो जो मतलब हस्बैंड वाइफ हो, उनके साथ उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, तो वो एकाकी परिवार हो जाता है। उसके बाद होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जहाँ पर माता पिता साथ साथ उनके दादा दादी चाचा चाची ये सारे लोग मिलकर के रह रहे हों, और जहाँ पर मतलब माता पिता के साथ उनके विवाहित बच्चे साथ में रह रहे हों, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, ये जो मुख्यतः वर्ड लिखा आ जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर आपको क्या लिखना है कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार या संयुक्त परिवार।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार क्या है, परिवार को परिभाषित करो, परिवार की विशेषताएँ लिखिए, परिवार के प्रकार पर चर्चा करिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर आप सारी चीज़ों को सीक्वेंसली वे में लिख देंगे और उसको डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेरेंटिंग। क्या होती है पेरेंटिंग और पेरेंटिंग के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, वो सारे पॉइंट हम पढ़ रहे होंगे। तो पेरेंटिंग क्या होता है, आप लोगों जिसे हम हिंदी में कहते हैं पालन पोषण। पेरेंटिंग मीन्स मतलब पालन पोषण। तो पालन पोषण क्या कि माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, मतलब देखभाल जो कैसे करते हैं अपने बच्चे की। तो पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे के शैशवावस्था से लेकर के उसके वयस्क अवस्था तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक क्या है, बच्चे के पालन पोषण की कौन सी प्रक्रिया माता पिता अपनाते हैं, बच्चे की देखभाल वो किस प्रकार से कर रहे हैं, वही जो शैली होती है, वही जो तरीका होता है उनका बच्चों को देखभाल करने का, वही तरीका ही क्या कहलाता है, पालन पोषण की तरीके कहलाते हैं या फिर वो पेरेंटिंग होता है। तो पेरेंटिंग शैली जो है वो व्यवहार, दृष्टिकोण और दृष्टिकोणों का एक ऐसा पैटर्न होता है जिसका उपयोग माता पिता अपने बच्चे के साथ बातचीत करने और उनके पालन पोषण करते समय जो है वो अपनाते हैं। पेरेंटिंग को मुख्यतः जो 4 भाग हैं उन 4 भागों में बांटा गया है। मेनली पेरेंटिंग के ये 4 पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। अगर आपने और सारे पढ़े होंगे तो वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे। मुख्यतः हम 4 पार्ट में ही इसको पढ़ते हैं। पहला है अधिनायकवादी पालन पोषण, दूसरा है आधिकारिक पेरेंटिंग मतलब आधिकारिक पालन पोषण, तीसरा है अनुमेय पालन पोषण, चौथा है असंबद्ध पालन पोषण। तो ये 4 ही प्रकार की मुख्य रूप से पेरेंटिंग होती है जिन्हें आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन भी इन्हीं 4 से बनेगा, ठीक है। कोई अगर हम कह सकते हैं कि वहाँ से अगर आपने पढ़ा भी होगा तो वहाँ से आपने प्रीवियस ईयर भी चेक किया होगा तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे परिवार के ना बहुत सारे प्रकार हैं और वैसे पेरेंटिंग भी इन्हीं चारों को ना मिक्स करके वो बनाया गया होगा। अगर वो बने भी होंगे तो इन्हीं चारों में किसी 2 को जोड़ करके वो बना दिया गया होगा, ठीक है। मुख्यतः यही 4 होते हैं। इसमें अधिनायकवादी पालन पोषण होता है। अधिनायकवादी पालन पोषण का मतलब होता है जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो एक नेता बन गए चुके हों अपने बच्चे की, कि अपनी ही बात को वो रख रहे हों, एक बहुत सख्त नियम जो है वो रख रहे हों कि आपको करना है तो मतलब करना है। अब आप ये इच्छा है नहीं इच्छा है वो मुझे मत सुनाइए, आपको ये काम करना है तो फिर आपको करना है। बहुत कठोर नियम बच्चों के लिए बना देते हैं। एक तरफा संचार रखते हैं, मतलब एक तरफा संचार का मतलब है कि मैं तो बोल दूं लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ ना कह पाओ, मतलब पूरी तरह से अपनी बातों को रखने के लिए बच्चों में स्वतंत्रता नहीं होती है। पेरेंट्स की बात उनके लिए सुनना अनिवार्य होता है, इस तरह का संचार होता है। जैसे अभी मेरा संचार क्या है आपकी तरफ, एक तरफा है, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो जाएगा ना तो वहाँ पर 2 तरफा संचार हो जाएगा। आप कुछ भी कहेंगे तो वो चीज़ें हम सुनेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, तो ये 2 तरफा संचार है। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ ये पूरी तरह से एक तरफा संचार है, ठीक है। तो जब ऐसे एक तरफ से ही सूचनाएं प्रेरित हों, दूसरी तरफ से कोई आउटकम ना मिल पा रहा हो, उसे हम एक तरफा संचार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियम समझाए नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने कोई रूल बनाया है कि आपको 5 बजे उठना है, तो पेरेंट्स आपको ये नहीं बताते हैं कि हाँ ऐसा क्यों है कि हम 5 बजे ही उठें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरी इच्छा है कि 4 बजे मैं उठ करके पढ़ाई करूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पेरेंट्स यहाँ पर आपको वो चीज़ें समझाएंगे नहीं, लेकिन अपने रूल को थोप देंगे आपके ऊपर। बच्चों से बातचीत जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ऊपर ही आपने पढ़ा कि मतलब बोलने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते। तो अब ऐसे पेरेंट्स जो कि इस तरह के कठोर नियम रखेंगे तो बच्चे तो डरेंगे ना, तो जब बच्चे डर जाते हैं तो फिर वहाँ पर बातचीत नहीं है। जैसे एज अ टीचर आप वर्क कर रहे होंगे मान लीजिए कहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या टीचिंग में ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि अगर ऐसे पेरेंट्स होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर ऐसे टीचर हों जो कि बहुत सख्त हों, मतलब जैसे क्लासरूम में इंटर करें सारे बच्चे शांत और मतलब बहुत कठोरता के साथ बच्चे के साथ पेश आ रहे होंगे। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने अपने प्रश्न भी नहीं रखते। कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो भी चुपचाप बैठ जाएंगे, डरेंगे बच्चे कि अभी पूछ लिया तो डांटने लगेंगे। तो ऐसे सेम होता है कि बच्चे के अंदर बच्चे क्या हैं कि उनको आप जैसा अगर आपने थोड़ा सा ढील दे दिया तो वो आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा ढील दे देंगे तो वो खतरनाक हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ढील दे दिया और बहुत प्यार से उनसे बात की तो वो अपनी हर प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माता पिता अधिनायक में बिल्कुल नेता बन जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि वो बिल्कुल नेता जैसा रोल निभाते हैं कि आप उनको अपनी बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आपको अपनी बातें थोप देंगे कि हाँ आपको करना है तो मतलब करना है।
गलतियों पर बहुत कठोर सज़ा देते हैं। कोई गलती हो जाएगी तो उस पे एक सख्त नियम रखेंगे और बहुत कठोर सज़ा देंगे। इसमें क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे के ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे क्या करते हैं, इन सख्त नियमों को पालन करने वाले हो जाते हैं। जैसे अगर विद्यालय में भी बहुत अनुशासन वाला विद्यालय है ना, तो वो ईज़िली एडजस्ट कर जाते हैं। क्यों एडजस्ट कर जाते हैं? क्योंकि बचपन से ही शैशवावस्था से ही माता-पिता ने उनको इसी ढर्रे पे ढाल दिया है कि बहुत नियम कानून में उन्हें रखा है घर पे। तो घर पर अगर नियम कानून है, अगर वही वैसा ही नियम कानून मान लीजिए विद्यालय में है, या उनको अपने जीवन के लिए किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कठिन नियम बनाना है ना, तो वो ईज़िली बना देंगे और उसका पालन भी कर जाएँगे, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी होती है। अपने लक्ष्य के प्रति इनके अंदर सजगता होती है। जैसे मान लीजिए कोई गोल है जो इनके पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कठिन से कठिन मेहनत कर सकते हैं और बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी नियम कानून ये बनाएंगे उसका बहुत सजगता के साथ पालन करते हैं। शर्मीले होते हैं क्योंकि जब बोलने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि बच्चे धीरे-धीरे जो है वो एक्स्ट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपनी बात को तो नहीं कहेंगे, मन में ही कोई बात होगी तो उसको रखे रहेंगे। किसी से बोलते वक़्त हिचकिचाना, क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहा है कोई बच्चा, तो दूसरे के सामने क्या ही बोलेगा। तो ये शर्मीले बच्चे हो जाते हैं, सामाजिक रूप से अयोग्य हो जाते हैं। जैसे परिवार जब हमें बोलने का मौका नहीं देता, बहुत बार हमने आपको बताया होगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑलवेज डिपेंड करती है फैमिली पे, कि फैमिली हमें कितना एनवायरनमेंट दे रही है बोलने का, फैमिली हमें किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है, उसी प्रकार से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो सामाजिक रूप से जब हमारे पेरेंट्स ही हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो बच्चे क्या होता है, पहली बात तो बहुत शर्मीले हो जाते हैं। तो सामाजिकता वैसे भी उनसे दूर होती चली जाती है। समाज कब आपके साथ जुड़ेगा? जैसे मान लीजिए आप किसी 4 लोग बैठे हैं, आप वहाँ पर जा रहे हैं, जब आप उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बोली भाषा को सुन करके वो आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है 4 लोग बैठे हैं, आप वहाँ पर जा रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे इनसे अपना इंट्रोडक्शन दूँ या कैसे मैं इनसे बात स्टार्ट करूँ, तो आप बात कर भी रहे हो तो उसमें बहुत हिचकिचाहट है आपकी बातों में, तो वहाँ पर उतने अच्छे से लोग आपके कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब हमारी बोली में बहुत मतलब क्रियाशीलता हमारी अच्छी रहती है, सजगता रहती है, तो लोग कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। जब ये सब चीज़ों का हानियाँ होती हैं तो वहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है, क्योंकि सारे निर्णय पेरेंट्स ही लेते हैं, बच्चे के निर्णय को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो बहुत कमी देखने को मिलती है। क्रोध प्रबंधन में इनको परेशानी होती है, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है जब नियम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बचपन से एक बच्चे को उसको बताया गया, उसके कोई भी वो काम कहता है कि पापा मैं ये करूँगा, तो वो कहता है कि पापा उसके कहते हैं नहीं बेटा आपको नहीं करना है ये काम, मैं बता रहा हूँ ना आपको यही करना है, आपको आईएएस की ही तैयारी करनी है। ठीक है, बच्चे ने दबाव में आकर आईएएस की तैयारी कर लिया। अब वो बच्चा बेहतर तरीके से एक आईएएस बन भी गया और अब वो बोल रहा है कि पापा मैंने एक लड़की पसंद की है, मुझे उसी से शादी करनी है। पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं, अब इतना पढ़ा लिखा दिया, मेरी नाक कटवाओगे और मैं जिससे बोल रहा हूँ उसी से शादी करो। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो कह देगा कि भाड़ में जाओ आप, मुझे जो करना है अब मैं करूँगा। ठीक है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नियम बहुत ज़्यादा लगा देंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे आप एक रस्सी लीजिए, मतलब सॉरी एक रबड़ लीजिए और उस रबड़ को बहुत ज़्यादा खींच दीजिए, तो एक समय क्या आएगा कि वो रबड़ बीच में से टूट जाएगी आपकी। तो जब ऐसे नियम बहुत कठोर नियम हो जाते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब बच्चों में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्रोह उत्पन्न होने की जो स्थिति है वो अधिनायकवादी में ज़्यादा होती है। उसके बाद आधिकारिक पालन पोषण होता है। आधिकारिक पालन पोषण होता है कि इसमें बच्चों के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है। आधिकारिक पालन पोषण का मतलब है जहाँ पर माता पिता बच्चों को पूरा सपोर्ट भी देते हो और बच्चे की गलतियों पर उसको सुधारने के लिए बच्चों को मौका देते हो, उनको डांट कर समझाते भी हों, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को भी अपनी किसी भी प्रकार के निर्णयों में भागीदारी भी लेते हों। ठीक है, जैसे अधिकतर हमारे भारत में ये इसी प्रकार के माता पिता देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे हमारे माता पिता जो भी होते हैं, मतलब सभी के माता पिता अच्छे होते हैं उनके लिए, तो वो क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आपकी इच्छा है तो फिर आप करो। वो हमें जो वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध कराने का काम करते हैं, एक बेहतर सुरक्षात्मक वातावरण हमारे लिए उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और जहाँ पर हमारे भी जो ओपिनियंस होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह के माता पिता को हम आधिकारिक पालन पोषण वाले माता पिता कहते हैं। इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं, मतलब समझ के साथ वो देते हैं कि अगर आपको कुछ बोल रहे हैं करने के लिए तो समझाएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है आपके साथ लिए ये करना। जैसे मान लीजिए वो आपको हॉस्टल भेज रहे हैं, ठीक है, और आपका मन नहीं है जाने के लिए, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा ये आपकी भलाई के लिए है, अगर आप मुझे 10 साल जो है वो थोड़ा सा दूर रह लोगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। तो वो जो दिशा निर्देश आपके लिए कोई कठोर कदम भी उठा रहे हैं ना, तो उसके पीछे के रीजन्स वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर बच्चों में संतोष की भावना होती है।
अनुशासनात्मक जो कार्यवाही के प्रति व्याख्यात्मक विवेचन होता है कि कोई भी कानून अगर आपके लिए बना रहे हैं तो वो आपको एक उसका कारण भी जो है वो साथ साथ बताते हैं। अधिनायक में नहीं बताते, अधिनायक में तो रूल को थोप देते हैं, बट यहाँ पर बताते भी हैं कि हाँ बेटा मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपके भला के लिए है। सज़ा के बजाय समर्थन देते हैं। कोई गलती हो जाएगी तो उसमें सज़ा नहीं देंगे, एक कठोर सज़ा का प्रावधान नहीं रखेंगे, आपको समर्थन देंगे। समर्थन का मतलब है समझा करके आपको एक सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। आपकी किसी भी गलती के लिए आपको बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा का प्रावधान नहीं रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सज़ा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ सज़ा नहीं देते हैं। और गलतियाँ छोटी होने पर हमें समझा करके जो है वो चीज़ों को अपनाने वाले होते हैं ऐसे माता पिता। इसके क्या परिणाम होते हैं, तो एक इससे क्या होगा, एक स्वस्थ माहौल रहता है, एक खुला संचार होता है। माता पिता भी हमसे कुछ कह पाते हैं, हम भी उनसे कुछ कह पाते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, आत्मनियमन में सक्षम हो जाते हैं, मतलब खुद से भी अपने लिए नियम बना सकते हैं, उनका पालन भी कर लेंगे। नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा मिल जाती है। इनको ऐसे माता पिता जब हमारे पास होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो हमसे दूर हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त आपको ऐसा मिल गया है, ठीक है, जो आपको एक गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपके माता पिता जो है इस तरह के हैं कि बहुत फ्रेंडली आपके साथ रह रहे हैं, तो आप आएंगे उनको अपनी दोस्त समझ करके, अपनी माँ से, अपने पिता से आप बताएंगे कि पापा एक ऐसे लोग हैं जो मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो आपको इससे नकारात्मक चीज़ों से कैसे आप बच सकते हैं, वो सब चीज़ें आप बता देते हैं। आपको एक भावनात्मक समर्थन मिलता है कि हाँ कोई है जो मेरी बात को सुनने वाला है और मुझे भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इस सब चीज़ों से फिर आपको किसी नकारात्मक चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाती है। सामाजिक परिणाम और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति में परिवार का पूरा सहयोग मिलता है कि आप जो करना चाहते हैं, परिवार उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपका पूरा समर्थन जो है वो दे रहा होता है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि और स्कूल प्रदर्शन जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि का मतलब है कि जैसे अगर परिवार सपोर्टिव है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार की इसमें अहम भूमिका होगी। जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विवाह के बाद भी जो है वो पढ़ रही हैं, ठीक है, अपने परिवार को संभाल रही हैं, साथ साथ वो विवाह के बाद पढ़ रही हैं, तो उनका परिवार क्या है, परिवार मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मतलब सास ससुर भी एज अ पेरेंट्स ही वर्क करते हैं, अगर वो आपको समर्थन दे रहे हैं तभी आपका शैक्षिक स्तर जो है वो अच्छा हो पा रहा है। ठीक है, तो शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो बेहतर हो सकती है अगर पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव हो। बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसकी कोई किसी प्रकार का मानसिक तनाव उस पर नहीं रहेगा, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं रहे, अपनी इच्छा के अनुसार उसे काम करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं अच्छा करेगा वो। बेहतर बच्चे इसमें बहुत अच्छे से आप जो है वो अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो केंद्रित कर देते हैं। उसके बाद अनुमेय पालन पोषण होता है। अनुमेय पालन पोषण ऐसा समझ लीजिएगा जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को जो है वो भगवान और मतलब अपने बच्चों को जो है वो भगवान की तरह मानते हैं कि मेरे बच्चे हैं, ये लाइफ में कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। इस तरह की जो है भावनाएं ऐसा परिवार रखते हैं। ये बहुत गर्मजोशी से जो है वो पालन पोषण करने वाले नहीं होते हैं, आमतौर पर उनसे न्यूनतम या कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। अनुमेय पालन पोषण का मतलब होता है जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार दुलार से पालते हैं, और जहाँ पर बच्चे को मतलब कि बच्चे के लिए कोई भी सख्त नियम कानून कुछ भी नहीं होता है। बच्चे के लिए मतलब एक बच्चे के माता पिता के लिए बच्चे को नियम कानून भी देना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा लचीलापन भी उनको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठोर नियम भी ना हो, बहुत ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल नियम ही ना हो, क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं होती है तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अगर स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। मतलब अगर आप मान लीजिए एक मिनिमम स्वतंत्रता रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बच्चे को स्वतंत्रता दे दी तो वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाते हैं और बहुत नरम हो जाते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे भगवान जैसे हैं, ये गलतियाँ कर ही नहीं सकते, और अगर कर भी दिए हैं तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं ये, इस तरह के ये रखते हैं। बहुत कम नियम जो है वो बच्चे को दे देते हैं, एक खुला संचार रहता है, मतलब बहुत फ्रेंडली बच्चे के साथ वो रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है। अनुशासन में बहुत कम होता है, माता पिता से मित्रत्व व्यवहार जो है वो इनका हो जाता है कि बहुत फ्रेंडली माता पिता रहते हैं, बच्चे के ऊपर कोई सख्त नियम कानून कुछ भी नहीं रहते। बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की देखभाल करने वाले ये होते हैं कि बच्चे को एक खरोच भी आने पर ये सीधा हॉस्पिटल ले जाने वाले माता पिता होते हैं। इससे क्या होगा, अस्वास्थ्य खान पान की जो आदतों का शिकार होते हैं। जैसे जब माता पिता बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चे क्या हैं, बच्चे की तो आदत है बाहर की चीज़ खाना, उसको पसंद है, लेकिन हम माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को बताएं कि क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है।
ठीक है। तो लेकिन ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते या फिर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को खाना पीना स्टार्ट कर दे। जैसे दोस्तों के यार हैं तो ठीक है, पी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे सिगरेट पी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, माता पिता तो कुछ कहेंगे नहीं, माता पिता से तो उनको कोई डर है नहीं क्योंकि बहुत फ्रेंडली रह रहे हैं। और उसके बाद इन सब गंदी आदतों में वो शिकार हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी के लिए वो जितने पौष्टिक आहार चाहिए, अगर उस मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं या कोई भी ऐसा अनावश्यक पदार्थ खा रहे हैं जो हमें ऊर्जा सही तरीके से प्रदान नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य ही खराब होगा। तो ऐसे बच्चों में स्वास्थ्यात्मक समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। आत्मसम्मान और सभ्य सामाजिक कौशल जो है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है तो वहाँ पर जैसे अगर स्वतंत्रता जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि आप कुछ भी करो, तो वो एक ख़तरनाक आपके लिए हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऊपर थोड़ा सा तो नियंत्रण स्थापित कर सके। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से छूट पा जाते हैं तो उसका फिर वो गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बच्चों में आत्मसम्मान का जो गुण है वो उतना ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं होता, मतलब ये अपने आत्मसम्मान के लिए उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं होते हैं। सामाजिक कौशल इनका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इन सब चीज़ों से। आत्मनियमन में बहुत कमी इनमें देखने को मिल जाती है। असंबंध पालन पोषण होता है, जहाँ पर माता पिता कोई मतलब ही नहीं रखते बच्चे से। अनुमेय और असंबंध में बहुत फ़र्क होता है। अनुमेय में माता पिता मतलब रखते हैं लेकिन कोई नियम कानून नहीं लगाते, मतलब छूट बहुत देते हैं। असंबंध पालन पोषण में छूट तो बहुत दी जाती है लेकिन माता पिता इनसे कोई मतलब भी नहीं रखते हैं, मतलब अपने बच्चे को इनको कोई लेना देना भी नहीं होता है। बस बुनियादी ज़रूरतों की पूरी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति, जीवन से अलगाव मतलब कर रहता है इनका। स्वतंत्रता बहुत अधिक इनमें मिलती है, मतलब यहाँ पर भी स्वतंत्रता बहुत अधिक दी जाती है। लेकिन अनुमेय में माता पिता साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर माता पिता में जो है माता पिता साथ नहीं रहते हैं, बच्चों का सपोर्ट नहीं देते हैं। अनुमेय में माता पिता पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं कि मेरा बेटा है जो करे सो अच्छा, लेकिन यहाँ पर असंबंध में वो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के प्रति थोड़ा सजग हो जाते हैं कि कोई चीज़ मांग रहा है तो बच्चा वो दे देंगे, लेकिन बच्चे के किसी भी प्रकार के निर्णय में या कोई भी बच्चे को सुझाव दे है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। बहुत कम अनुशासन रहता है, सीमित संचार होता है, बहुत कम बातचीत होती है। अनुमेय में एक खुला संचार होता है, यहाँ पर सीमित संचार होता है। यहाँ पर पोषण प्रभावित हो जाए, जैसे माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की जो इच्छा वो सो खाए, तो पोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और इसका प्रभाव होता है कि बच्चे में आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, भावनात्मक जो नुकसान होता है वो देखने को मिल जाता है। मानसिक तनाव बच्चों में ज़्यादा आता है, जैसे कोई भी सिचुएशन है वो सही तरीके से अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ऐसे बच्चे में हो जाता है। उसके बाद अगला आपका है जिसमें पारिवारिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी का, वकालत का क्या महत्व होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम पारिवारिक भागीदारी को देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चैप्टर एक और टॉपिक पढ़ाना चाहूँगी, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान है फैमिली एंड कम्युनिटी का पेपर आपके लिए। बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को रटने पर नहीं बल्कि समझने पर फोकस करना है, ठीक है। रटिएगा मत चीज़ों को, आप समझने पर फोकस करिएगा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अगर रट भी लेंगे ना तो वो एग्ज़ाम में आपको भूल जाएगी, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपके पास शब्दकोश रहेगा। शब्दकोश विकसित करने के लिए जितना मर्जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बुक्स पढ़िए, ठीक है। ऐसे फैमिली एंड कम्युनिटी की या कोई भी आपके पास बुक्स है जो फैमिली एंड कम्युनिटी के टॉपिक से रिलेट करती हो, तो उन सारे बुक्स को पढ़िए। जब बुक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे, तो वहाँ पर नए नए शब्द आपको मिलेंगे, आपकी शब्दकोश विकसित हो जाएंगे और टॉपिक को बस समझ लेने से आप उस पर एक बेहतर नोट लिख पाएंगे। तो परिवार सशक्तिकरण क्या है, उसकी अवधारणा क्या होती है और परिवार को सशक्त बनाने हो तो कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, उनकी आपको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम समझेंगे परिवार सशक्तिकरण क्या होता है। तो परिवार सशक्तिकरण का मतलब होता है कि परिवार को शामिल करने वाले और तथा उनकी आवाज़ उठाने का कार्य बाल कल्याण के सभी क्षेत्रों में। ऐसा हम कह सकते हैं परिवार सशक्तिकरण का मतलब होता है कि परिवार को सशक्त बनाना। परिवार को सशक्त बनाने का मतलब है कि बच्चे के हितार्थ के लिए, बच्चे के हित के लिए परिवार को जागरूक करना, परिवार को बच्चे के लिए कौन कौन से चीज़ें हैं जो उनको बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में उनको जागरूकता देना, अनेक तरह की डिसेबिलिटियों के बारे में जागरूकता देना, उन डिसेबिलिटियों को हैंडल करने के विषय में जागरूकता करना, ये सारे के सारे जो चीज़ होती हैं वो परिवार सशक्तिकरण के अंतर्गत आती हैं। परिवार को मजबूत बनाना परिवार सशक्तिकरण, जहाँ पे हम परिवार को, बच्चे को कैसे शामिल करना है और बच्चे के लिए कैसे वकालत करनी है, क्या कार्य है जो माता पिता बच्चे के हित में कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्षेत्रों के विषय में माता पिता को जानकारी दे करके एक मजबूत बना देना, यही प्रक्रिया परिवार सशक्तिकरण है।
यह परिवारों को बाल कल्याण एजेंसी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है कि माता पिता को जागरूक किया जाता है, या माता पिता के साथ साथ पूरे फैमिली को जागरूक किया जाता है, ताकि वो बच्चे के लिए अगर कोई भी बेहतर कार्य हो रहा है तो उसमें अपनी भागीदारी एक सक्रिय नागरिक के रूप में दे सके। जानकारी रहेगी तो वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे ना अपने बच्चे के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है हीयरिंग लॉस के बारे में या हीयरिंग एड्स के बारे में, तो माता पिता कैसे चूज करेंगे कि कौन सा हीयरिंग एड हमारे लिए बेहतर है, बच्चे के लिए बेहतर है। तो जब उनको थोड़ा नॉलेज रहेगा कि हाँ ऐसे बच्चों के लिए हीयरिंग एड आता है, उनको ये पता रहेगा कि अलग अलग प्रकार के हीयरिंग एड आते हैं, तो वो वहाँ पर एक सही निर्णय लेने में जो मतलब व्यावसायिक होंगे उनकी मदद कर सकते हैं। और परिवार के सदस्यों, बच्चों और परिवारों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अपना ज्ञान जो होता है वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और ऐसी एजेंसी संचालन को बढ़ाने में जो है वो सहायता करते हैं। राष्ट्रीय परिवार सलाहकार के अनुसार जब परिवार अपने मामले की शुरुआत से ही प्रभावी ढंग से जुड़े होते हैं और बाल कल्याण प्रक्रिया में सार्थक रूप से शामिल होते हैं, तो परिवार स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार सलाहकार के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि जब परिवार अपने मामले की शुरुआत को, जैसे मामले की शुरुआत का मतलब है कि एक बच्चे के हित के लिए शुरू से ही उस बच्चे के हितार्थ के लिए काम कर रहा होता है, और जो बच्चे का कल्याण है उसको करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक बेहतर तरीके से अपने बच्चे की भलाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ उससे वो खुद को भी जो है वो मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और परिवार सशक्तिकरण में पारिवारिक जुड़ाव जो होता है वो शामिल होता है। यहाँ पर परिवार मजबूत होता है तो वो सभी वहाँ के जितने भी सदस्य होते हैं उन पे एक सही प्रकार का जो संबंध होता है वो स्थापित हो जाता है। जो परिवार की बुनियादी भागीदारी और उन्हें जो कहना है उसे सुनने से शुरू होता है। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवार की भागीदारी जो है वो आपकी जारी रहती है। पारिवारिक अधिकारिता जो है वो समस्या समाधान निर्माण सेवाएं करते हैं। मतलब अगर परिवार सशक्त रहेगा तो वो समस्या समाधान के जो कौशल हैं, किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतर तरीके की राय दे सकेगा, जो माता पिता को पारिवारिक समस्याओं से जो है निपटने में मदद कर सकते हैं। और बाल सुरक्षा, कल्याण और जो स्थायित्व है उसको बढ़ाने में भी अपनी भूमिकाएँ देते हैं। परिवार की ताकत को जो है ये मजबूत करती है। परिवार जागरूक रहेगा, सशक्त रहेगा तो वो कहीं न कहीं परिवार को एक बेहतर माहौल बनाने में जो है मदद करता है। यह सक्रिय पेरेंटिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से समूह कार्यशालाओं, परामर्श, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये जो आपका परिवार सशक्तिकरण का कार्यक्रम होता है ये अनेक तरह के पेरेंटिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से, मतलब माता पिता को उनके कर्तव्यों का कैसे पालन करना है, पालन पोषण के कौन से तरीके वो अपना सकते हैं, इसके लिए हम समूह चर्चा, कार्यशालाओं या परामर्श, प्रशिक्षण केंद्र ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं जहाँ पर हम परिवारों को सशक्त करने की बात करते हैं। परिवार के लिए नए कौशल, परिवार के लिए एक सफल परिणाम के फलस्वरूप अपने परिवार के साथ रहेंगे और निष्कासन के आघात को सहन नहीं करेंगे। अगर हम परिवार को सशक्तिकरण करते हैं, परिवार को जागरूक करते हैं तो उससे बच्चे को जो ये निष्कासन का मतलब घाव जो है वो सहना पड़ता है, वो नहीं सहना पड़ेगा। जैसे अगर परिवार जागरूक नहीं रहेगा, उसको जानकारी नहीं रहेगी तो वो एक रूढ़िगत विचारधारा वाला परिवार हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये जो मेरे घर में एक बच्चा आ गया है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे ने कोई पाप किया होगा, या फिर मेरे ही पाप के कर्म थे जिस वजह से मैं इन्हें झेल रहा हूँ। इस तरह की वो बातें अपने दिमाग में रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जो बच्चे के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं, और बच्चा अपने आप को उस परिवार से अलग समझने लगता है, उस समाज से अलग समझने लगता है। तो लेकिन अगर हम परिवार को मजबूत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये जो घाव है, ये जो दर्द है वो सहने नहीं पड़ेंगे। परिवार जागरूक रहेगा तो समझेगा बच्चे की परेशानियों को। परिवार को सशक्त बनाने में सुरक्षात्मक कारकों या सकारात्मक गुणवत्ताओं को मजबूत करने के लिए जो CBR कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं। मतलब समय समय पर जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो चलाए जाते हैं, ताकि हम परिवारों को उनके अधिकारों के बारे में बता सकें, बच्चे के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बता सकें, कैसे वो हैंडल कर सकते हैं बच्चों को, वो सब बता सकें। इसमें सेवाएं, कौशल, व्यक्तिगत विशेषताएं, ज्ञान, रिश्तों और परिवार और स्कूलों, मतलब जो व्यक्तियों और परिवारों को स्कूल, काम और जीवन में अनुभव में आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनमें निपटने में सहायता मिलती है।
इससे बहुत सारे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे इससे क्या होगा, अगर आप परिवार को सशक्त कर देंगे तो उसे पालन पोषण और लगाव के बेहतर अवसर मिल जाएंगे। बाल विकास का बेहतर तरीके से ज्ञान हो जाएगा। माता पिता समझ पाएंगे कि हाँ, अलग अलग उम्र में बच्चे में क्या क्या विशेषताएं आती हैं। ठीक है, आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2 पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उनकी विशेषताएं पढ़ा होगा। तो इससे हमें बाल विकास का बेहतर ज्ञान हो जाएगा। माता पिता का लचीलापन जो है वो हमें बेहतर मतलब ये माता पिता अपने बच्चे के प्रति एक लचीलापन रखेंगे, और जब जिस प्रकार की जो वो मतलब समस्या का समाधान करना है तो उस प्रकार से वो कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क बेहतर हो जाएगा। बच्चे को समाज के साथ जुड़ने में अपनी भूमिकाएं निभाएंगे और खुद भी समाज के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। और परिवार को सशक्त बनाने हुए क्या क्या रणनीतियाँ हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि परिवारों के साथ एक सकारात्मक और सक्रिय बातचीत जो है उन चीज़ों को बढ़ावा दें। परिवार की पहचान करें और उनकी ज़रूरतों के जवाब दें। मतलब अगर परिवार किसी भी प्रकार की कोई नीड है परिवार की, तो उसको फुलफ़िल किया जाए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। और वह सहायता प्रदान करें जो मानक हो, मतलब बच्चे के हित के लिए जो अच्छा है उसके हिसाब से उसको एक बेहतर सहायता जो है प्रदान करनी चाहिए। ऐसे सुझाव दें जो परिवार को संसाधन जुटाने में तत्काल सहायता प्रदान कर सके। मतलब बच्चे माता पिता को ऐसे गाइडेंस देना चाहिए कि हाँ, आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, कौन सा उपकरण किस जगह मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में संसाधन जुटाने में उनकी हेल्प करें। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनेक तरह के तरीकों का इस्तेमाल करें और परिवार के प्राकृतिक समर्थन नेटवर्क के उपयोग को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। परिवार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक सक्रिय एजेंट के रूप में खुद को देखने के लिए परिवार के सदस्यों की जो क्षमताएं हैं वो उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम एक परिवार को बेहतर सशक्तिकरण की ओर ले जा सकते हैं। उन्हें जागरूक करने की क्षमताएं जो है वो विकसित कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे यूनिट तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 4 पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पढ़ना है कि परिवार अब सशक्त हो चुका है तो परिवार की भागीदारी और उसकी वकालत का क्या महत्व होता है बच्चे की बच्चे की शिक्षा में या बच्चे के अदर पार्ट्स में क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिवार की भागीदारी का मतलब होता है कि एक परिवार के समर्थन को परिवार के साथ साझेदारी में विकसित किया जाना चाहिए। पारिवारिक भागीदारी जो है वो युवाओं के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने का जो कार्य है वो होता है। तो पारिवारिक भागीदारी का मतलब है कि एक परिवार अपने बच्चे के हितार्थ में कितने सक्रिय रूप से एक्टिव है और कितना बेहतर तरीके से वो बच्चे के हित में काम कर रहा है, तो वो परिवार की भागीदारी होती है। और ये परिवार की भागीदारी सभी बच्चों के लिए उसके सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक, शारीरिक हर प्रकार की जो संवेगात्मक जो उसकी हम कह सकते हैं कि जो उसकी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने में मदद कर सकता है। परिवार की भागीदारी और छात्र की सफलता के बीच एक ठोस संबंध है। जब परिवार, घर और स्कूल दोनों जगह बच्चे की पढ़ाई में शामिल होते हैं तो बच्चे स्कूल में जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कि अगर परिवार पूरी तरह से बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसको सहायता प्रदान कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चे बेहतर ग्रो कर सकते हैं। और अनेक प्रकार की मतलब विशिष्ट प्रकार की जो भागीदारी बच्चों की शैक्षणिक सफलता के लिए एक विशेष रूप से फायदेमंद होती है। जितना अधिक माता पिता अब समुदाय की भागीदारी छात्र की गतिविधियों में होगी, उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होगा। जैसे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं और माता पिता पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, उनकी गलतियों को सुधार करके उनको फिर से करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना ही बेहतर बच्चा सीख पाएगा। और जिन बच्चों के माता पिता स्कूल में उनके वकील होते हैं, मतलब उनके वकील होने का मतलब यहाँ पर है कि जिन बच्चों के माता पिता स्कूल में बच्चे की वकालत करने का काम करते हैं, बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीज़ों के बारे में स्कूल प्रबंधक से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से या ठीक है या स्कूल टीचर से जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी समस्याओं को बता रहे होते हैं, तो उससे बच्चे का हम बेहतर विकास कर सकते हैं। और जितना अच्छा हम कह सकते हैं कि जितना बेहतर तरीके का इन्वायरमेंट फैमिली अपनी भागीदारी का देगा, उतना ही बेहतर बच्चे का विकास होगा। परिवार को क्या क्या काम करने चाहिए, तो स्कूलों के संचालन और उन संचालन को नियंत्रित करने वाले जो कानून हैं, किस प्रकार से स्कूल चलेगा और किस प्रकार से स्कूल में नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उसके लिए जो परिवार हैं उनको बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए और उनकी भी ओपिनियंस को जो है महत्व देना चाहिए। स्कूल के साथ काम करने की उनकी क्षमता के बारे में आवश्यकता अनुसार जो है वो जुड़े रहें। पीटीए से जुड़े, मतलब जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जुड़े, उससे क्या होगा कि वो बच्चे के साथ बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे, मतलब बच्चे की आवश्यकताओं को जान पाएंगे और टीचरों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। कि हाँ, टीचर अगर समझ रहा है कि यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स से बताना ज़रूरी है, तो वो पेरेंट्स को बता करके बच्चे की भागीदारी को बेहतर बना सकता है। सभी परिवार अपने बच्चे की सफलता में योगदान दे सकते हैं।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जितने भी अगर माता पिता हैं, मतलब जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, इन सब को जो है वो विश्वास होना चाहिए कि माता पिता भी अपनी एक महत्वपूर्ण भागीदारी बच्चे की शिक्षा में निभा सकते हैं, या बच्चे के कल्याण के लिए कोई भी योजना बनाई जा रही है तो माता पिता भी एक सक्रिय रूप से अपनी भूमिकाओं को निभा सकते हैं। इन बातों का जो है वो ध्यान देना चाहिए। और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अभिभावकों की भागीदारी का जो है वो समर्थन करना चाहिए। अगर पेरेंट्स कोई बात कह रहे हैं कि हाँ आप इस तरह से कोई चीज़ डेवलप करो, तो उनके ओपिनियन को भी महत्व दिया जाए। माता पिता की भागीदारी को प्राथमिकता दें। अगर माता पिता हैं तो उन माता पिता की भागीदारी को ज़्यादा सुनिश्चित करें, और माता पिता और समुदाय के सदस्यों के साथ निर्णय लेने की शक्ति जो है वो साझा करें, कि मतलब जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी जो है वो किसी प्रकार के निर्णयों में जो है वो शामिल करना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी भी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, और विस्तारित सीखने का एक बेहतर वातावरण जो है वो मिल पाता है। अगर परिवार अपनी भागीदारियों को निभा रहा है तो उससे सामुदायिक भागीदारी जो है वो बच्चे में बढ़ जाएगी, वो समाज के साथ कनेक्टिविटी कर पाएगा, और ठीक है, और भावात्मक समर्थन भी वहाँ पर उसको मिल पाएगा। सीखने का एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल जाएगा अगर परिवार सशक्त है, परिवार अपनी भागीदारी को निश्चित रूप से निभा रहा है। तो परिवार की भागीदारी और कार्यक्रम को मजबूत करने की एक रूपरेखा जो है वो आपका प्रदान करता है। और माता पिता की भागीदारी और स्कूल सामाजिक भागीदारी पर अंकड़ी पेशेवर के साथ काम करते हुए माता पिता भागीदारी कार्यक्रमों के लिए अपने राष्ट्रीय मानकों का जो आयोजन है वो करते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको और सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ऐसे ही करके आपके कंप्लीट रिवीजन जो है वो आपका इसमें करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो बने रहेंगे चैनल के साथ, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई चलते रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।